हेलो मित्र, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे और आपको वीडियो पसंद में आ भी रहा होगा। ठीक है मित्र, देखिए मित्र, इसके पहले जो आप वीडियो देखे हैं सब वन लाइनियर वीडियो देख रहे हैं और जो भी मैं वीडियो ला रहा हूँ वो एक तरीके से एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं वन लाइनियर के रूप में और प्लस कॉन्सेप्चुअल के रूप में भी वीडियो आ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो मेरा वीडियो है वह वीडियो है मौर्योत्तर वंश के शासकों का तुलनात्मक अध्ययन। जी हाँ, मौर्योत्तर वंश के शासकों का तुलनात्मक अध्ययन। देखिए मित्र, मैं जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो ऐसे वीडियो लेकर आ रहा हूँ जहाँ एक तरीके से कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है और जहाँ से अक्सर प्रश्न अगर आ जाते हैं तो वो प्रश्न गलत हो जाते हैं। ठीक है, इसके पहले आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्यों को लेकर। जी हाँ, मैंने कम समयों में तुलनात्मक तरीके से ढेर सारी चीज़ें मैंने उसमें इंटरलिंक करने का प्रयास किया है। ठीक आज उसी तरीके से एक वीडियो में आपके सामने फिर लेकर आया हूं और ये वीडियो है मौर्योत्तर वंश के तुलनात्मक शासकों का अध्ययन। जी हाँ, ये वीडियो अपने आप में बहुत रुचिकर भी है और बहुत जटिल भी है, इसलिए इस वीडियो को समझने का प्रयास करिएगा। रुचिकर इसलिए मैंने कहा कि जो चीज़ें समझ में आ जाती हैं वो रुचिकर लगने लगती हैं और जो चीज़ें समझ में नहीं आती वो चीज़ें जटिल लगती हैं। तो ख़ास तौर ये वीडियो अक्सर लोगों को जटिल ही लगता है, लेकिन आज मेरे लेक्चर के बाद आपको ये वीडियो रुचिकर लगने लगेगा, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो के बारे में जो हम मौर्योत्तर वंश के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो मौर्योत्तर वंश के संदर्भ में आप इसको देखने का प्रयास करिएगा मित्र। मौर्योत्तर वंश की अगर हम बात कर लें मित्र, तो मौर्योत्तर वंश में अगर हम बात कर लेते हैं, एक तरफ जहां हिंदू शासक होते हैं, हिंदू शासक, पहले मैं आपको इसको बताने से पहले ऊपर की चीज़ें थोड़ा से दिखाना चाहता हूं, इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 185 BC और फिर मैंने लिखा है पुष्यमित्र शुंग और यहाँ पे मैंने लिखा है खारवेल। जी हाँ, फिर इसके बाद मैंने लिखा है 78 AD, 78 ईस्वी कह सकते हो इसको, और उसको आप ईसा पूर्व भी कह सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है कनिष्क और फिर मैंने यहाँ पे लिखा है 106 ईस्वी। यहाँ पे मैंने लिखा है गौतमी पुत्र सतकर्णी और यहाँ पे मैंने लिखा है 130 AD और इसके नीचे मैंने लिखा है रुद्रदामन। तो जो मैंने यहाँ पर आपके सामने जो मैंने 5 शासकों के बारे में लिखा है मित्र, ये पूरे मौर्योत्तर वंश में एक तरीके से मौर्योत्तर वंश के केंद्र बिंदु हैं जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है और अक्सर प्रश्न मौर्योत्तर वंश में जो भी उठा के पूछता है इसी के आसपास से ही पूछता है। जी हाँ, अब देखते हैं कि मौर्योत्तर वंश की अगर हम बात कर लेते हैं मित्र, तो मौर्योत्तर वंश मौर्य वंश के बाद स्टार्ट होता है और लगभग पूरा मौर्योत्तर वंश जो होता है मित्र वो लगभग 300 वर्षों का इतिहास होता है। कितने वर्षों का इतिहास? मान लेते हैं 300 वर्षों का इतिहास ये होता है और ये 185 BC से लेकर हम ये कह सकते हैं कि लगभग 275 AD तक मौर्योत्तर वंश का ही इतिहास होता है। और इस ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी ज़्यादातर मित्र मुझे सिक्कों से मिलती है। किससे मिलती है? सिक्कों से मिलती है और कुछ अभिलेख होते हैं, तो ध्यान में रखना ऐसे मौर्योत्तर वंश के बारे में जानकारी कुछ अभिलेख से भी मिलते हैं और सिक्के से मिलते हैं। और इस ऐतिहासिक कालखंड में अगर हम बात कर लें, यानी कि मौर्योत्तर वंश के प्रारंभ से लेकर गुप्त वंश के प्रारंभ तक की अगर हम बात कर लें, तो 300 वर्षों के इतिहास में ये चर्चा की जाती है और इनमें क्या क्या पढ़ना होता है वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन स्पेशली हम इन्हीं को क्यों रखे हैं ये भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो पहले आप जान लेते हैं कि मौर्योत्तर वंश की अगर हम बात कर लेते हैं तो मौर्योत्तर वंश में 300 वर्षों का इतिहास होता है मित्र। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, एक तरफ हम हिंदू शासक की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हिंदू शासक, और दूसरी तरफ यहाँ पर विदेशी जो आक्रमण होते हैं उसके संदर्भ में देख लेते हैं मित्र। जी हाँ, यही वो दौर रहता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये संक्रमणकालीन दौर है भारतीय इतिहास में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की स्थिति नहीं हो पाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए। हिंदू शासक में मित्र यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 वंश की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम शुंग वंश की बात कर लेते हैं।
शुंग वंश के बाद यहाँ पर हम सातवाहन वंश की बात कर लेते हैं। सातवाहन कंड वंश आता है मित्र, लेकिन कंड वंश की कोई प्राथमिकता बहुत ज़्यादा मतलब उसकी प्राथमिकता नहीं दी जाती है, तो इसलिए शुंग वंश सातवाहन वंश की एक बात कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और एक उड़ीसा का जो हम लेते हैं खारवेल, ठीक है मित्र, तो ये थोड़ा से खारवेल की बात कर लेते हैं। खारवेल वंश भी होता है उस समय दरमियान। अब विदेशी की बात कर लेते हैं तो मित्र इसमें अगर हम बात कर लेते हैं हिंद एवन की चर्चा आ जाती है। हिंद एवन के बाद शक की बात कर लेते हैं। शक के बाद पहलू भी आते हैं, लेकिन पहलुओं का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आते हैं मित्र वो कुषाण आते हैं, ठीक। ये 4 विदेशी आक्रमण होते हैं और इस समय मौर्योत्तर वंश में ये 4 हम हिंदू शासक को मान लेते हैं, ठीक है। तो जरा आप इस चीज़ को देखने का प्रयास करिए। हिंद एवन की अगर हम बात कर लेते हैं मित्र, तो हिंद एवन में आपने नाम सुना होगा, लेक्चर में ज़्यादा दूंगा, उसको थोड़ा सा सुनने का प्रयास करिएगा। हिंद एवन में आपने नाम सुना होगा डेमेट्रियस का और मेनांडर का, आपने नाम तो सुना होगा। तो ये हिंद एवन ज़्यादातर किसके समकालीन रहते हैं? इस शुंग वंश के समकालीन रहते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हिंद एवन चले जाते हैं, कोई भी चीज़ आती तो एकाएक नहीं जाती है, वो तो अपने अस्तित्व को बनाए रखती हैं। हाँ, ये है कि उनका विस्तार जो होता है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो ये पूरे जो आप देख रहे हो मित्र, ये लगभग लोगों ने ये सब भी अपना अस्तित्व लगभग 300 वर्षों तक कहीं ना कहीं डोमिनेट के रूप में, प्रभावी रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। 300 वर्षों में इनका आपस में चलता रहता है। बट ये है कि जो प्रभावी रूप से चर्चा करना है वो पुष्यमित्र शुंग के बारे में चर्चा करना है, खारवेल के बारे में चर्चा करना है, कनिष्क के बारे में चर्चा करना है और गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में और रुद्रदामन के बारे में ही चर्चा करना है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जिस समय शुंग वंश रहता है तो हिंद एवन आते हैं, तो इनमें शुंग वंश और इनमें हमेशा एक तरीके से द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है, ठीक है मित्र। इसके बाद शक आते हैं, तो शक से भी इनका शुंगों का द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है। बट क्या होता है कि शक एक समय ऐसा आता है कि शुंगों की स्थिति कमज़ोर हो जाती है और शक क्या हो जाते हैं? हावी हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ को जानते रहना। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि जो सातवाहन हावी हो जाते हैं और शक क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि शक मजबूत हो जाते हैं और सातवाहन कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसा कभी भी देखने को मिलता है कि कुषाण हावी हो जाते हैं, बाकी सातवाहन की स्थिति कमज़ोर हो जाती है और शकों की स्थिति कमज़ोर हो जाती है और शुंग तो गायब ही हो जाते हैं, ठीक है। और खारवेल जो होते हैं उनका भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। तो वो स्थितियाँ कब कब बनती हैं, किसके समय बनती हैं, इसी चीज़ को जानने के लिए मुझे स्पेशली इनके ऊपर ध्यान देना होगा, ठीक है। जैसे मैंने प्रारंभ किया कि मौर्योत्तर वंश 150 BC से अगर चलता है मित्र तो 300 वर्षों का इतिहास मान लेते हैं। 185 BC से अगर हम बात कर लें, 185 BC से लेकर लगभग गुप्त वंश के प्रारंभ तक 275 AD तक का जो इतिहास होता है मित्र, ये एक तरीके से अपने आप में मौर्योत्तर वंश का इतिहास कहलाता है, ठीक है। कौन सा इतिहास? मौर्योत्तर वंश का इतिहास कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा से जानते रहिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये बातें आपने तो समझ लिया। अब थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, इस चीज़ को दूसरे तरीके से भी समझने का प्रयास करते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है, अब जरा हम देख लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये चीज़ें थोड़ा से हम भारत से नक्शे नहीं, आप इस तरीके से समझिए कि हम यहीं पे मान लेते हैं कि चलो समझ के लिए कि इसके नीचे ये ऊपर उत्तर भारत है, ये नॉर्थ है, और ये नीचे वाला पोर्शन साउथ है, और इधर वाला पोर्शन वेस्ट है, और इधर वाला पोर्शन हम मान लेते हैं ईस्ट है, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। अब देखते हैं मित्र, जो विदेशी हमेशा अटैक करते हैं वो कहाँ से आते थे? इस रास्ते से होकर आते थे, ठीक है, इस रास्ते से होकर आते थे। और शुंग जो थे, जो पुष्यमित्र शुंग है मित्र, जो ये पुष्यमित्र शुंग है, इसी के बारे में समझना है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में आप तो जानते होंगे, पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानते होंगे। तो पुष्यमित्र शुंग का समय कब चल रहा था? 185 BC। तो 185 BC में अगर हम बात कर लेते हैं तो जो पुष्यमित्र शुंग था मित्र, वो कहाँ का रहने वाला था? यहाँ मगध का, मैं मान लेता हूँ कि वो मगध में
रहता था। और जो मगध के एरिया जो इस साइड का एरिया था, जैसे अगर हम मान लेते हैं जो आपका इलाहाबाद वाला क्षेत्र है, मगध वाला क्षेत्र है, ये बिहार वाले के एरिए पे शुंग का इतना अधिपत्य था। और इसी समय हिंद एवनों का भी आक्रमण होता है, तो हिंद एवन भारत में प्रवेश करना चाहते हैं और ये इनको रोकना चाहते हैं। तो इसी कारण में हिंद एवनों में इनके बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। फिर एट लास्ट में क्या हो जाती है कि संधि हो जाती है। संधि होने के बाद युद्ध पे विराम लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ईस्ट में यहाँ पे कौन था, यहाँ पर खारवेल थे। यहाँ पर उड़ीसा में कौन थे, यहाँ उड़ीसा में खारवेल थे। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख का नाम तो आपने सुना होगा। तो एक यहाँ अभिलेख था मित्र, हाथी गुम्फा अभिलेख। इसे हाथी गुम्फा अभिलेख से ये पता चलता था कि जो उड़ीसा का खारवेल था, इसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार काफ़ी ज़्यादा किया हुआ था। और ये भी पता चलता है कि इसने जो था, ये जो शासक था, ये पुष्यमित्र शुंग को क्या किया था, ये पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। जी हाँ, ये इसको क्या किया था, ये इसको पराजित किया था। जो उड़ीसा वाला शासक था वह बिहार के रहने वाले पुष्यमित्र शुंग को क्या किया था, पराजित किया था। वही पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य मगध पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। ठीक है मित्र, तो ये जानते रहना। तो यहाँ से ये हो जाता है कि जो खारवेल होता है वो पुष्यमित्र शुंग को क्या करता है, पराजित करता है। उधर से पुष्यमित्र शुंग हिंद एवनों से लड़ता है, बाद में संधि हो जाती है, तो स्थितियाँ नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन इसी दरमियान क्या होता है, ये देखिए दोनों की बातें हो गई, पुष्यमित्र शुंग की बात हो गई और खारवेल की बात हो गई। और खारवेल ने अपने क्षेत्र पर इधर कब्जा किया हुआ था। और जो मौर्योत्तर वंश के शासक थे पुष्यमित्र शुंग थे इधर, और इधर से लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे थे। कहने का मतलब इसमें भारत में इस 300 वर्षों में कोई ऐसी सत्ता नहीं थी जो भारत को केंद्रीकृत व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं। बस कुछ शासक ऐसे आते हैं मौर्योत्तर वंश में जो केंद्रीकृत व्यवस्था को हद तक बनाए रखते हैं, बाकी कोई नहीं बना पाता है। कौन है वो भी देख लेते हैं, कौन नहीं थे वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे खारवेल मजबूत है, यहाँ पे शुंग मजबूत है, इधर पे हिंद एवन मजबूत हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है मित्र, आगे अगर हम देख लेते हैं तो एक दौर आता है किसका, एक दौर आता है कनिष्क का। जी हाँ, ये कनिष्क का एक समय शासन आता है। जो ये कनिष्क किस वंश का है मित्र, तो ये कनिष्क कुषाण वंश का है। किस वंश का है, कुषाण वंश का है। आपने तो भीम कटफिशस कटफिशस का नाम सुना ही होगा। ठीक है, कुजुल कटफिशस जो एक तरीके के कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था। और गुप्त किसके सामंत थे, इसी कुषाण के सामंत थे। किसके सामंत थे, कुषाण के ही सामंत थे। तो ये इस कनिष्क के समय बताया जाता है मित्र कि इस कनिष्क का इस मगध से लेकर इस पूरे यहाँ तक पंजाब वाले एरिया से लेकर यहाँ तक जो कोंकण वाला क्षेत्र है जो कर्नाटक से सीमा लगा होता है, यहाँ तक इसका पूरा एमपी वाला क्षेत्र इतना पूरा है, इसका साम्राज्य का विस्तार था। ये देखिए इसका ये पूरा इतना साम्राज्य का विस्तार था। तो आप देख सकते हो कि मौर्योत्तर वंश में सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार किसका हुआ, मौर्योत्तर वंश में अगर पूछ दिया जाए पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, कनिष्क, गौतमीपुत्र सतकर्णी और रुद्रदामन, इन सब में सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार मौर्योत्तर वंश में निम्नलिखित में से किस शासक होता था, तो 78 AD ना, देखिए 185 BC अब दौर चला गया। 78 AD में किसका मजबूत था, कनिष्क का मजबूत था। किसका मजबूत था, कनिष्क का। क्यों, क्योंकि इसका साम्राज्य विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ था। और कुषाण वंश ने क्या चलाया था, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के भी चलवाए थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। हाँ, लेकिन जब कुषाण था तो ऐसा नहीं था कि खारवेल समाप्त हो गए, खारवेल भी थे यहाँ पे, शक भी अपने आप को बनाए रखे थे। ठीक है मित्र, शुंग वंश भी चल रहा था, शुंग वंश का पतन भी हो गया था, कंड वंश आ गया था। तो लेकिन जो विदेशी थे वो थे, ऐसा नहीं थे वो गायब हो गए थे, वो थे। लेकिन प्रभावी रूप से कौन झलक रहा था, कुषाण। प्रभावी रूप से कौन झलक रहा था, कुषाण। और उसको मजबूत की स्थिति में कौन लाया था, तो कनिष्क लेकर आया था। कौन लेकर आया था, कनिष्क लेकर आया था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि इसको मजबूती की स्थिति में लाने वाला कौन शासक था, कनिष्क था। ठीक है मित्र, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कनिष्क का क्या हो जाता है, यानी कि कुषाणों का पतन हो जाता है। तो फिर आप ध्यान में रखिएगा, तो फिर उभर के कौन आते हैं, उभर के आता है शक। उभर के कौन आते हैं, शक। तो अब ध्यान में रखिए, अब शक जब आते हैं मित्र, तो ये कनिष्क वाला जो साम्राज्य का विस्तार था, इस पर धीरे धीरे शकों का कब्जा हो जाता है। किसका कब्जा हो जाता है, शकों का कब्जा हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर हम इसकी बात कर लें तो यहाँ पर
फिर विकेंद्रीकृत स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, यानी कि केंद्रीकृत व्यवस्था जो कनिष्क बनाया हुआ था इतने में वो फिर खत्म हो जाता है। अब शक मित्र क्या रहते हैं कि शक पूरे पंजाब से राजस्थान से होते हुए ये गुजरात तक अपना क्या इस वाले बेल्ट में पूरा कब्जा बनाए हुए थे। हाँ, इधर शक नहीं बढ़ रहे थे, इधर शक नहीं आ पा रहे, और ना तो शक इधर आ पा रहे थे ना इधर आ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इधर खारवेल वगैरह थे और इधर पे जो थे शुंग वंश के वंशज वगैरह थे वो हुआ करते थे। उसके अलावा हिंदेवन भी थे, कुषाण भी थे। यहाँ पर ये कुषाण इस समय यहाँ पे थे, लेकिन कनिष्क के समय क्या, कनिष्क के समय तो विस्तार था, लेकिन आगे ये क्या हो गया, संकुचित हो गया, और शक इधर क्या हो गया, हावी हो गए। अब ये इधर नहीं जा पा रहे हैं, ये इधर नहीं जा पा रहे हैं, ये इधर नहीं आ पा रहे हैं, और ना ये इधर ना ये इधर ना ये इधर, यानी कि सब अपने आप में कनिष्क के बाद बैलेंस की स्थिति में बनाए हुए थे। लेकिन इस समय देखा जाए कनिष्क के बाद शकों का सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार था। ये कहीं ना कहीं अपनी शक्ति मजबूत कर रहे थे। लेकिन ऐसे स्थिति में बताया जाता है कि शक से पहले सतकर्णी, यानी कि जो सातवाहन का शासक था वो था सतकर्णी। उसने क्या नाम है अपने साम्राज्य का विस्तार यहाँ तक तो लेकर गया था, लेकिन उसके बाद सातवाहन के जो शासक आते हैं वो काफ़ी कमज़ोर आते हैं, तो फिर शक धीरे धीरे हावी हो जाते हैं। तो यहाँ ये जो गौतमी पुत्र सतकर्णी मित्र ये 17वां शासक है। कौन शासक है? 17वां शासक है। तो और जबकि सतकर्णी की बात कर लेते हैं तो इसी वंश में एक शासक रहता है सतकर्णी, ठीक है मित्र। तो सतकर्णी प्रथम था, वो ये सतकर्णी प्रथम था, तो वो इतना बढ़ाया हुआ था, यानी शकों तक वो काफ़ी ज़्यादा गया हुआ था अंदर ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ। क्यों? क्योंकि जो सातवाहन थे वो महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाए हुए थे, ठीक है। लेकिन सतकर्णी प्रथम जो था वो यहाँ तक इंटरफियर किया। लेकिन जैसे ही सतकर्णी की मृत्यु हो जाती है वैसे गौतमीपुर यानी जो गौतमीपुत्र सतकर्णी जो सातवाहन का 17वां शासक होता है वो आता है। उसके बाद जो होता है वो जो गौतमीपुत्र ये उत्तर भारत से लेकर खारवेल को पराजित करके वो इतना पूरा केंद्र बिंदु करता है। जिस तरीके से कनिष्क ने बहुत ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार किया उस तरीके से गौतमीपुत्र सतकर्णी भी साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा करता है। ठीक उसी तरीके से उसका दक्षिण भारत में भी काफ़ी ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। उत्तर भारत में इसने शकों को भी पराजित किया था, उड़ीसा में इसने खारवेलों को पराजित किया था, इसके बाद यहाँ तक मगध तक भी वो पहुँच चुका था, ठीक है। तो ये पूरे भारत में एक बार केंद्रीकृत व्यवस्था लाने की पूरा प्रयास किया जिस तरीके से कनिष्क लेकर आया था। हालांकि कनिष्क विदेशी था, कुषाण वंश का शासक था। तो मतलब कि हिंदू शासक में जो था वो 300 वर्षों में कौन एक शासक था? गौतमीपुत्र सतकर्णी था, जो एक तरीके से हद तक भारत को बांधने केंद्रीकृत व्यवस्था में बांधने के लिए तत्पर रहा और होने वाले विदेशी प्रभावों को भी रोकने का काफ़ी ज़्यादा उसने हस्तक्षेप किया। लेकिन जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी की मृत्यु हो जाती है मित्र, तो उसके बाद आता है कौन? 130 में रुद्रदामन का उदय होता है। तो इस समय गौतमीपुत्र सतकर्णी नहीं रहता है, इस समय रुद्रदामन रहता है। इसका लड़का पुलमावी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी रहता है, वो भी शक्तिशाली रहता है, लेकिन रुद्रदामन कितना मजबूत नहीं होता है। और ये कौन शासक था? ये शक शासक था। ये कौन शासक था? ये शक शासक था। और गौतमीपुत्र कौन शासक था? ये सातवाहन शासक थे। कौन शासक थे? सातवाहन शासक था। लेकिन गौतमीपुत्र सतकर्णी की मृत्यु होने के बाद जो ये शक शासक हैं ये मजबूत स्थिति में हो जाते हैं। तब इनका इंटरफियर यहाँ तक इस तरीके से फैलना क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। जी हाँ, गौतमीपुत्र सतकर्णी के मरने के बाद शक वंश क्या हो जाते हैं? हावी हो जाते हैं। तो यानी कि अगर हम देखें कि मौर्योत्तर वंश में लास्ट में कौन सबसे ज़्यादा हावी रहता है इन सब में, तो शक हावी रहते हैं। कौन हावी रहते हैं? शक हावी रहते हैं। तो इनको नष्ट कौन करता है? तो आपने सुना होगा कि जो कुषाण वंश के शासक, कुषाण वंश के जो सामंत रहते थे उनका नाम क्या था? गुप्त रहते थे। तो आप कह सकते हैं कुषाण वंश के जो सामंत थे वो गुप्त थे। उस वंश का एक शासक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहाँ जाकर, यहाँ से होकर कौशाम्बी से होते हुए यहाँ पे जाकर शकों को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था। अब आप जान सकते हैं मित्र
समुद्रगुप्त ने भी नहीं पराजित किया था, समुद्रगुप्त ने भी पराजित नहीं किया था, श्रीगुप्त ने भी पराजित नहीं किया था। क्यों? क्योंकि शकों को बहुत ज़्यादा मौका मिल गया था अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन वहीं कुषाण वंश के सामंतों ने यानी कि गुप्तों ने अपने आप को मजबूत स्थिति में लाया और चंद्रगुप्त द्वितीय तक यहाँ जाकर इनको क्या कर दिया, इनको पराजित कर दिया। किनको पराजित कर दिया? शकों को पराजित कर दिया। और इस बात की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और इसी के उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। क्लियर? तो मैं समझता हूँ कि ये जो वीडियो आपके सामने रखा गया मौर्योत्तर वंश के शासकों का तुलनात्मक अध्ययन, और तुलनात्मक अध्ययन में मित्र ढेर सारे 300 वर्षों में ढेर सारे शासक आए। कुषाण वंश में मैंने सिर्फ कनिष्क नाम लिया, थे तो शासक बहुत। शुंग वंश में ढेर शासक थे, यहाँ पे पुष्यमित्र भी हैं, अग्निमित्र भी हैं, वासुमित्र भी हैं, ठीक है, ये भी शासक हैं। यहाँ के कलिंग उड़ीसा के खारवेल के अलावा अन्य शासक हैं। कनिष्क में भीम कटफिसस हैं, कुजुल कटफिसस हैं, कनिष्क है, हुविस्क है, कनिष्क द्वितीय भी आता है, और गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये तो मैंने 17वां शासक लिया, लेकिन इसमें हाल है, सतकर्णी प्रथम है, सतकर्णी द्वितीय तृतीय करके हैं, पुलमावी है, लेकिन मैंने नाम किसका लिया? गौतमी पुत्र सतकर्णी का लिया। यहाँ पर रुद्रदामन है, रुद्रदामन का मैंने नाम लिया, लेकिन है और कौन? इसमें नहपान भी एक अच्छा शासक है। इसके अलावा शक 5 जगह भारत में अपने स्थानों पर उसने इस यानी कि पूरे पश्चिमोत्तर भारत, शकों का पूरा इलाका पश्चिमोत्तर भारत में ये पूरे छाए रहे। पश्चिमोत्तर भारत से ये दक्षिण भारत में नहीं बढ़ पाए, पश्चिमोत्तर भारत से शक पूर्वोत्तर भारत में नहीं बढ़ पाए। ये जितने क्षेत्र में रहे एट लास्ट में अपनी मजबूती इन्होंने बनाए रखा था। हाँ, ये बात अलग है कि शुंगों से भी इनका सामना हुआ, कुषाणों से भी इनका सामना हुआ, सातवाहनों से भी इनका सामना हुआ, हिंदेवनों से भी इनका सामना हुआ, लेकिन एट लास्ट में इनको नष्ट करने वाले कौन थे? गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, बीच में ऐसी स्थिति आई थी कि शकों को धूल चटाया था कौन? सातवाहन का शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी। एक स्थिति और भी आई थी जब कनिष्क ने सबको धूल चटा दिया था, चाहे वो सातवाहन के शासक हो, चाहे वो खारवेल के शासक हों, चाहे वह खुद शुंग वंश के शासक हों, चाहे वो शक हो, चाहे पहलू हो, सबको धूल चटाने वाला कौन था? कुषाण वंश का शासक कनिष्क का था। लेकिन कनिष्क मृत्यु होने के उपरांत थी वो ताश के पत्ते की तरह क्या हो गया? ढेर हो गया, यानी केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई थी। एट लास्ट में कुषाण वंश का सामंत चंद्रगुप्त द्वितीय आता है और शकों को पराजित करके भारत में फिर से एक तरीके से गुप्त वंश पूरे भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था को बनाए रखने में काफ़ी हद तक सफल हो जाता है, जिस तरीके से मौर्य वंश में लगभग रहे थे। तो ये आप देखें कि लगभग 400 वर्षों के बाद भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित की गई। किसके द्वारा? गुप्तों के द्वारा। किसके द्वारा? गुप्तों के द्वारा। और उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? समुद्रगुप्त का था और चंद्रगुप्त द्वितीय, दोनों का सबसे ज़्यादा योगदान था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो मैंने ये चैप्टर क्यों लाया? मैंने इसलिए लाया कि ज़्यादातर मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार अशोक के पढ़ने के बाद आप आगे बढ़ जाते हो, फिर कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हो? एक तरीके से आप गुप्त वंश से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन बीच में मौर्योत्तर वंश का आप छोड़ देते हो। तो इसीलिए इस मौर्योत्तर वंश को आपस में मौर्य वंश और गुप्त वंश में इंटरलिंक करने के लिए और दूसरा आपस में इनका इंटरलिंक करने के लिए मैंने आपके समक्ष इस वीडियो को प्रस्तुत किया है। ठीक है, कम समयों में एक अच्छा कॉन्सेप्ट देने का मैंने प्रयास किया है। ठीक है, अगर आपको इस पर भी कोई सुझाव देना है तो आप सुझाव दीजिएगा, आपके सुझाव का स्वागत होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा मित्र। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।